नमस्कार, मैं जिग्नेश रामानी। आप देख रहे हैं दबंग राजधानी। हमारे साथ आज जुड़ने वाले हैं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अमित साहू जी। अमित साहू जी नमस्कार। मैं आपसे कुछ सीधे सीधे सवाल करने जा रहा हूं और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मुझे उनके सीधे सीधे जवाब देंगे। जी अमित साहू जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देते हुए कहना चाहता हूं कि गुजरात के अंदर में रिकॉर्ड ब्रेकिंग बहुमत के साथ आप पुनः अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। लेकिन उसी के साथ साथ सर, आप हिमाचल में बैकफुट पर हैं सर, इसका क्या कारण है सर? देखिए, हिमाचल की जनता का एक रिवाज रहा है कि हर पंचवर्षीय में एक नया सरकार वो चाहते हैं। एक पार्टी को कभी इन्होंने लगातार मौका नहीं दिया और पिछले बार भी जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुना। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो कहीं ना कहीं हिमाचल की जनता ने फिर सरकार को बदलते हुए कांग्रेस को चुना। तो ये रिवाज है, मगर उसके बाद भी हमने भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं ने पूरी दमदारी से लड़ा है और जनता का जो जनादेश है वो तो हम हृदय से स्वीकार करते हैं, हम कभी नकारते नहीं और हम अपनी कार्यकर्ताओं की मेहनत को प्रणाम करते हैं और जनता को भी धन्यवाद देते हैं कि आज इतनी जो सीटें दी हैं कहीं ना कहीं जनता जनार्दन के बदौलत ही हम भारतीय जनता पार्टी को मिली है। उसके लिए भी हिमाचल की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, ठीक है। चलिए अमित जी, मैं अगला सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि एक लगातार बीजेपी के ऊपर आरोप लगता आ रहा है कि जब भी किसी क्षेत्र में चुनाव होने वाले होते हैं तो वहाँ पर एक तोता मैना की जोड़ी पहुँच जाती है, अर्थात ईडी और सीबीआई की जोड़ी पहुँच जाती है और न्यूज़ चैनल्स पर हिंदू मुस्लिम के ऊपर की डिबेट्स बढ़ जाती हैं। तो ये सर राजनीतिक कार्यवाही है कि सत्ता में आने की वजह से कुछ इसमें कार्यवाही की जा रही है अपने तरफ से, कि क्या नेचुरल है, कैसा है? आप इस पर कुछ रोशनी डालेंगे सर? अब ईडी पर तो सवाल करना किसी भी कांग्रेसी को शोभा नहीं देता। ये सिर्फ आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ईडी का सहारा लेकर डराने धमकाने का काम करती है। तो मेरा उन तमाम कांग्रेसियों को और तमाम उन लोगों को यही जवाब है कि ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है एक स्वतंत्र जांच एजेंसी है। अगर कोई भ्रष्टाचार करता है, अगर किसी के पास आय से अधिक संपत्ति होती है जितने का वो टैक्स पेयर नहीं है, तो कहीं ना कहीं ईडी की नज़र उन सभी लोगों के ऊपर रहती है, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो जिनके पास आय से अधिक संपत्ति या भ्रष्टाचार की संपत्ति होती है। तो ईडी बिल्कुल उनके यहाँ पहुँचती है। और हमारे छत्तीसगढ़ की मैं बात करूँ तो छत्तीसगढ़ में भी ईडी के लगातार छापे पड़ रहे हैं और छत्तीसगढ़ की जनता और छत्तीसगढ़ के लोग भी ये जानते हैं कि किस भ्रष्टाचार के तहत कांग्रेसी सिर्फ अपना जेब भरने का काम कर रहे हैं, किस भ्रष्टाचार को अंजाम देते हुए यहाँ पर सभी अधिकारीगण कांग्रेस की सह में रहकर कांग्रेस के अधिकारी बनकर वो काम कर रहे हैं और कांग्रेस का जेब भरने का काम कर रहे हैं, कांग्रेस के माध्यम से अपना भी जेब भरने का काम कर रहे हैं। तो उन तमाम भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर ईडी की निगाहें थी और बिना सबूत और बिना किसी आधार के ईडी कभी छापे नहीं मारती। आज छत्तीसगढ़ में कई ऐसे नामचीन अफसर जो है गिरफ्तार हैं, ईडी के गिरफ्त में हैं, जिनके ऊपर कार्रवाई ईडी की है और पूरी छत्तीसगढ़ की जनता जानती है कि किस प्रकार से ये लोग भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। और कांग्रेस तो किसी मुंह से इनको शोभा नहीं देता कि भारतीय जनता पार्टी ईडी का इस्तेमाल करती है, बल्कि कांग्रेस को तो ये कहने का कोई अधिकार नहीं कि अगर ईडी के छापे हो रहे तो कांग्रेस उनका मुंह तोड़ जवाब देगी। या वो अधिकारीगण क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, या वो अधिकारीगण कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, या कांग्रेस का जेब भरने का काम कर रहे हैं, या मुख्यमंत्री का जेब गर्म करने का काम कर रहे हैं? सीधा सीधा संबंध तो इस मुख्यमंत्री का भी ईडी के दायरे में उनको आना चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार में संलिप्त तो ये भी हैं और उनके साथ पूरे इनके मंत्रिमंडल और पूरे इनके विधायक भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के उसमें संलिप्त है। तो इस मुँह से तो इनको जवाब यही है कि भ्रष्टाचार बंद करो, ईडी से छुटकारा पाओ। जी 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 जी। तो और सर, ये तो ठीक है, आप ईडी के बारे में और सीबीआई के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन जो एक चुनाव के समय के दौरान जो होता है कि जनरली देखा गया है, अभी काफ़ी समय से देखा जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम एक डिबेट चालू हो जाती है चैनल्स पर। तो ये सर, इस विषय में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसके पास अगर कोई आधार ना हो तो किसी भी आधार को लेके वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाने के लगती है। हम तो ये कभी नहीं कहते कि हम हिंदू मुस्लिम करते हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अगर हिंदुत्व पर अगर कोई आँच आए, हिंदुत्व पर अगर कोई
संकट आए तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हिंदुत्व के लिए और हिंदुत्व के साथ सदैव खड़े रहती है, क्योंकि हमारा एजेंडा ही हिंदुत्व पर आधारित है। मगर अगर कांग्रेस तो सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करती है, मगर कांग्रेस को कोई अधिकार नहीं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम करती है। देखो, हम आज के समय में एक ऐसी पार्टी के रूप में है जो सबका साथ सबका विकास इस नारे के साथ चलती है। मगर अगर उसके बाद भी अगर हिंदुत्व पे कोई हिंदुत्व के आस्था पे कहीं चोट पहुंचती है तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सदैव खड़े रहेगा। और इससे अगर कांग्रेस के पेट में अगर दर्द होता है, अगर कांग्रेस के मन मस्तिष्क में तकलीफ होती है, तो वो अपनी तुष्टीकरण की राजनीति करे, हमको उससे कोई मतलब नहीं। मगर हम हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं, इससे भी कांग्रेस को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, मेरा भी ये कहना है। ठीक है, चलिए अमित जी, आप कह रहे हैं तो हम आगे बढ़ते हैं मेरे अगले सवाल की तरफ। जल्द ही छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होने वाले हैं, तो यहाँ के लिए आपकी रणनीति और मुद्दे क्या है सर? देखिए, कई ऐसे मुद्दे हैं जो छत्तीसगढ़ की सरकार है, वहाँ तो सिर्फ मुद्दे ही मुद्दे हैं, और एक एक मुद्दे को हम तो आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता हर उस कांग्रेस की कुनीति को, हर उस कांग्रेस के भ्रष्टाचार को लाकर चौक चौराहे पर खड़े करके आम जनता के बीच पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि इनके झूठ, इनके फरेब, इनके धोखे और इनके झूठे वादे, इन सब को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आंदोलनरत है। और आने वाले 2023 में जितने इनके वादे थे, 36 वादे के साथ इन्होंने सरकार बनाई थी, मगर जनता ने भी विश्वास करके बहुत बड़ा जनादेश इनको दिया था। 70 विधायक चुनकर यहाँ विधानसभा में इनके भेजे थे, मगर जो जनता का सोच था उस अनुरूप कांग्रेस बिल्कुल आज भी नहीं बन पाई। ये सिर्फ और सिर्फ अपना जेब भरने का काम की, झूठे वाहवाही लेने का काम की। और तो और 15 साल की हमारी जो सरकार थी, छत्तीसगढ़ को अगर सही मायने में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने ही विकास किया है छत्तीसगढ़ का। भारतीय जनता पार्टी ने ही छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना की है। भारतीय जनता पार्टी ने ही आज जो छत्तीसगढ़ सशक्त रूप में छत्तीसगढ़ जो दिख रहा है, एक ताकतवर छत्तीसगढ़ दिख रहा है, एक विकसित छत्तीसगढ़ दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की देन है। और आप अगर नज़र उठा के पूरा अंबिकापुर से लेकर दंतेवाड़ा तक के, महासमुंद से लेकर राजनांदगांव तक के अगर पूरा नज़र उठा के देखोगे, जो भी काम हुए हैं वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में हुए हैं। और आज जो 2018 से अधूरे कार्य जो बचे हुए थे भारतीय जनता पार्टी के, उसको भी ये कांग्रेस की सरकार पूरा करने में असक्षम है, क्योंकि आज तक एक नया ईंटा तो इन्होंने लगाया नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के अधूरे बचे काम हैं उनको भी पूरा कांग्रेस की सरकार आज तक नहीं कर पाई है। तो ये सारे मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच लगातार जा रहे हैं और जनता का विश्वास भी हासिल हम कर रहे हैं कि जो विश्वास 15 सालों का विश्वास था भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रति, जो इनकी विचारधारा छत्तीसगढ़ की जनता की अलग थी, उस विचारधारा को फिर से हम छत्तीसगढ़ के आम जनता के दिमाग में डाल रहे हैं कि कांग्रेस आती है तो सिर्फ भ्रष्टाचार पनपता है, कांग्रेस आती है तो सिर्फ अपराध पनपता है, कांग्रेस आती है तो सिर्फ महिलाओं पे अत्याचार पनपता है, और कांग्रेस आती है तो पूरे प्रदेश में हाहाकार, तबाही और त्राही त्राही मचता है। ये बातों को लेकर हम कांग्रेस की जनता के बीच जा रहे हैं, और वो जनता भी आज कहीं ना कहीं एक भरोसा जो है आने वाले 2023 के लिए जता रही है, क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा अधिकारी वर्ग परेशान है, प्रशासनिक अमला परेशान है, कर्मचारीगण परेशान हैं, कहीं तो विधवा महिलाएं अपने हक अधिकार के लिए, नौकरी के लिए मांग करते करते कई लोगों ने तो प्राणों की आहुति देने की तैयारी भी कर ली। मगर कांग्रेस की सरकार जो है, ना इनसे अधिकारी खुश है, ना कर्मचारी खुश है, ना छत्तीसगढ़ की जनता खुश है। तो कुल मिलाकर आने वाले 2023 का जो विश्वास होगा जनता का, वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर होगा। सर, ये आप कह तो रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में होगा, लेकिन 15 साल राज करने के बाद में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आई तकरीबन 4-4.5 साल पहले, तब से लेकर के अभी तक एक भूस्थल के ऊपर में बीजेपी की जो उपस्थिति है वो काफ़ी कम देखने में मिल रही है सर। तो इसका क्या कारण है सर? नहीं, ऐसा नहीं है। कोने कोने पे भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हर उस मुद्दे को लेकर आंदोलनरत है। आप चारों ओर एक बार नज़र घुमा के देखिए तो सभी तरफ आंदोलन नज़र आएंगे। अभी एक बड़ा आंदोलन भी हमने 24 अगस्त को
मेरे नेतृत्व में, भारतीय जनता युवा मोर्चे के नेतृत्व में हमने किया था, जो एक बड़ा आंदोलन छत्तीसगढ़ के इतिहास में कारगर भारतीय जनता पार्टी के लिए साबित हुआ, जिससे सरकार की नींव भी हिली थी, क्योंकि हमने युवाओं के अधिकार की बात की थी, रोजगार की बात की थी। ये वादा जो किए थे, बेरोजगारी भत्ता हम यहाँ के 10 लाख नौजवानों को देंगे, उसकी बात की थी। वर्तमान में जो नौकरी के लेकर, युवाओं के नौकरी को लेकर ये एक ढिंढोरा पीटते हैं और प्रदेश के कोने कोने में पोस्टर लगाकर झूठी वाहवाही लेते हैं कि सबसे कम बेरोजगारी दर अगर है वो छत्तीसगढ़ में है। मगर अगर कहीं हम देखते हैं 51 पद के लिए आवेदन निकलता है नौकरी के लिए, मगर 51 पदों के लिए 2 लाख से अधिक फॉर्म का भराना, ये कहीं ना कहीं उस ओर इंगित करता है कि ये झूठी वाहवाही लेते हैं। और दूसरा, 5 लाख हमने नौकरियां दी करके ये पूरे छत्तीसगढ़ में पोस्टर इन्होंने लगाया कि वाहवाही ली। मगर जब हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने विधानसभा में प्रश्न किया तो ये 20,000 का आंकड़ा भी पेश नहीं कर पाए। तो कुल मिला के ये सरकार झूठ बोलने वाली सरकार है। ये हमने उस आंदोलन से सिद्ध किया था। दूसरा आंदोलन भारतीय जनता पार्टी ने महिला मोर्चा के नेतृत्व में किया, महतारी हुंकार रैली बिलासपुर में, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेतियों, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी भी आई थी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम छत्तीसगढ़ के बड़े नेता उन पर शामिल हुए थे। तो ये बड़े बड़े आंदोलन सरकार के लिए कर रहे हैं। ये आंदोलन भी हमने महिला अधिकार के लिए किया था, महिलाओं की रक्षा सुरक्षा को लेकर किया था, महिलाओं से किए शराबबंदी के वादे को लेकर था। तो आंदोलन भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है और आने वाले 2023 तक करेगी, ताकि भारतीय जनता पार्टी जनता का विश्वास जीते और जनता जो है भारतीय जनता पार्टी को चुने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए। तो सर, मैं आपकी बात से ये एक चीज लेकर के चलता हूं कि अगर बीजेपी की गवर्नमेंट बनती है तो आप छत्तीसगढ़ को नशा मुक्त करवाएंगे और युवाओं को प्रगति की तरफ आगे बढ़ाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2003 से सत्ता में थी, तो अनेकों विकास के कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किए। अनेक युवाओं को रोजगार देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। महिलाओं को स्वरोजगार बनाने का भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। स्व सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को रोजगार अवसर प्रदान करने का भारतीय जनता पार्टी ने किया। उनकी रक्षा सुरक्षा का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज जो विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में हमारा ये छत्तीसगढ़ जो भारत में स्थापित है, तो कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। और ये छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल एक सुखद कार्यकाल था, एक अच्छा कार्यकाल था। उस कार्यकाल को याद कर रही छत्तीसगढ़ की जनता। आने वाले 2023 में निस्संदेह भारतीय जनता पार्टी को चुनेगी छत्तीसगढ़ की जनता, और छत्तीसगढ़ की जनता के अनुरूप हम उनका काम भी करेंगे और उनका सम्मान भी करेंगे। ये उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी का है, क्योंकि ये कहती है सबका साथ सबका विकास और सबका साथ। ये उद्देश्य को लेकर हम काम करते हैं, तो बिल्कुल उनके उद्देश्य पर खरा उतरेंगे हम। जी सर, वो तो ठीक है, लेकिन जो अभी वर्तमान परिस्थिति है छत्तीसगढ़ की कि युवा काफ़ी सारे नशे की आदतों की तरफ बढ़ रहे हैं, और जो उनको प्रोग्रेस करनी चाहिए, IAS कर रहे हैं, तो उसकी जगह वो नशाखोरी की तरफ बढ़ रहे हैं। जगह जगह पे नशेड़ी दिख रहे हैं, दारू की भट्टियों में जाकर के कई सारी भीड़ होती है। शाम को 5 बजे से 10 बजे के बीच तकरीबन 24 से 25 हज़ार तक के लोग वहाँ से कंटिन्यू डेली के ले रहे हैं ड्रिंक्स। तो ये जो एक नशाखोरी की तरफ में बढ़ रहे, तो उस बारे में क्या कदम आपकी सरकार उठाएगी सर? देखिए, युवा वो शक्ति होती है, अगर जो खाली बैठा जी और खाली मन रहा तो मन मस्तिष्क में एक अलग ही दुनिया में भूचाल मची। युवा वो शक्ति होती है जी। ये सरकार झूठी सरकार है, ये सरकार झूठ बोलने वाली सरकार है, ये सरकार जो है झूठे दिखावे करने वाली सरकार है। एक तरफ ये सरकार दावा करती है कि छत्तीसगढ़ में 0.2% ही बेरोजगार दर रह गए हैं, मगर आज छत्तीसगढ़ का युवा अपने बेरोजगार होने के कारण वो नशे की ओर ढकेलता जा रहा है, नशे की ओर बढ़ता जा रहा है। और नशे में आकर यही युवा कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में अपराध को अंजाम भी दे रहे हैं। इसके लिए सीधा सीधा जिम्मेदार है ये कांग्रेस की सरकार। और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो बढ़ते अपराध है उसमें भी पुलिस प्रशासन का अंकुश बिल्कुल भी नहीं दिखता। तो कहीं ना कहीं ये प्रतीत होता है कि सारे अपराधों में संलिप्त जो है, क्या स्वयं कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, या सारे अपराधों में संलिप्त स्वयं
अपराधीगण है जो कांग्रेस के बलबूते पर, कांग्रेस के सहम रहकर अपराध करते हैं? क्या कांग्रेस की ये सरकार ने पुलिस के हाथ बांध दिए हैं? क्यों ये अपराध को रोकने में असक्षम हो गए? ये कहीं ना कहीं इस ओर इंगित करता है कि ये सरकार सिर्फ झूठ के सहारे चल रही है। उस झूठ के कारण छत्तीसगढ़ का लाखों युवा बर्बाद हो रहा है, नशे की ओर जा रहा है, और नशे में आकर यही युवा अपराध को अंजाम दे बैठ रहे हैं। कहीं ना कहीं उन युवाओं का फ्यूचर समाप्त हो रहा है। अगर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो ये नशे का जो कॉरिडोर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने बनाया है, अपराध का गढ़ जो कांग्रेस में छत्तीसगढ़ ने बनाया है, और बढ़ते नशे के कारोबार का गढ़ जो छत्तीसगढ़ को बनाया है, इन सबसे मुक्ति दिलाएंगे, युवाओं को नए रोजगार के अवसर प्रदान करवाएंगे, उनके भविष्य को सुरक्षित करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। क्योंकि अगर युवा सुरक्षित तो युवा का परिवार सुरक्षित, युवा शिक्षित तो युवा का परिवार संरक्षित। इस उद्देश्य को लेकर भारतीय जनता शुरू से काम करते ही और आने वाले समय में भी यही काम करेगी, और एक विश्वास युवाओं का भारतीय जनता पार्टी भी अर्जित करने में लगी हुई है। और सारे युवा आज सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ मीडिया के माध्यम से, सभी माध्यमों से आज केंद्र की सरकार की सारी योजनाओं को देख रही है, मोदी जी के कार्यों को देख रही है। तो कहीं ना कहीं सारे युवाओं का एक विश्वास भी भाजपा की ओर बढ़ रहा है। एक ध्यानाकर्षण जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को लेकर हम लगातार जन जागरण अभियान चला रहे हैं, उसको भी लेकर युवा बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़ रहे हैं। और यही युवा जिन्होंने विश्वास किया था कि हम अगर बेरोजगार हैं तो कांग्रेस इस जल में हाथ लेकर कसम खाई थी कि बेरोजगार युवाओं को 2500 रुपया प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देंगे। यह विश्वास उन तमाम बेरोजगार युवाओं को था जिन्होंने कांग्रेस की सरकार बनाई है। उनका भरोसा टूटा है, उनका वादा टूटा है, उनकी आस, उनकी उम्मीद टूटी है। तो ये युवा जो धोखा खाए हुए युवा है, यही मिलकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे, और उन युवाओं का भविष्य उज्जवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही करेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी आपका। तो हमारे साथ ही अमित जी थे और उन्होंने बताया कि आने वाले चुनाव में उनका किस प्रकार से वो रणनीति और उनके क्या मुद्दे रहेंगे और इस क्षेत्र के युवाओं के लिए वो किस प्रकार से कार्य करेंगे। इसी तरह की लगातार समाचारों के लिए, खबरों के लिए दबंग राजधानी के साथ बने रहें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।